आज स्वात है यूट्यूबर क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का मैथ सब्जेक्ट का पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। कब ये आपका 17 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो जो भी 17 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे हर एक स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो पाएंगे। ये पूरी वीडियो में आपका पूरा सैम्पल पेपर सोल्व करवाएगा A to Z। ठीक है, इससे समझ जाना किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको करना है, क्योंकि आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और आपने इस वीडियो को देखा एंड तक वॉच किया तो आराम से डेफिनेटली 60 से 75 प्लस मार्क्स आराम से आप लिया होगे। इन डिटेल में पूरा पेपर सॉल्व करवाया गया है। तो बिना किसी देरी के आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो पर, ताकि आपका वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि हम आपके लिए सारे सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करेंगे बहुत सारी। वो वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, जितने ग्रुप है सभी में वीडियो शेयर होनी चाहिए। ठीक है, आप करते वीडियो स्टार्ट, आप समझो ध्यान से, ये आपका मैथ सब्जेक्ट का पेपर है। ठीक है, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड दोनों के लिए ही है। पेपर 80 नंबर 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद बात करें इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे आपको फॉलो करना है, कितने नंबर का आएगा, कौन कौन से सेक्शन होंगे, किस हिसाब से सोल्व करना वो समझते हैं। इंस्ट्रक्शंस की आपके पेपर में कितने कितने नंबर का आपका रहेगा सामान्य निर्देश। तो आपका जो पेपर रहेगा उस प्रश्न पत्र जो आपका पेपर रहेगा उसमें टोटल 38 प्रश्न होंगे, और जो ये प्रश्न होंगे 5 खंडों में विभाजित होंगे, यानी 5 सेक्शनों में। ठीक है, A B C D E इस तरीके से 5 सेक्शन में डिवाइड होंगे। खंड ए होगा, इसमें आपके 1 से 18 बहुविकल्पी होंगे, यानी MCQ टाइप होंगे, और 19वां 20वां भी MCQ होगा, लेकिन ये विकथन और कांड वाला होगा। खंड बी होगा, इसमें आपके 21 से 25 तक के प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, जिसमें आपको थोड़े थोड़े आंसर लिखने होते हैं, ज़्यादा सोल्व करके नहीं दिखाना होता। खंड सी होगा, इसमें 26 से 31 तक के प्रश्न होंगे, और ये 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, और 3-3 नंबर के में आपको थोड़ा ज़्यादा सोल्व करना होता है। उसके बाद छठे पॉइंट आप बोला गया खंड डी होगा। ठीक है, जिसमें आपके 32 से 35 तक के प्रश्न होंगे, और ये 5-5 नंबर के होंगे, तो पूरा सोल्व करके दिखाना छिड़ा। ठीक है, फॉर्मूले 7। उसके बाद खंड ई होगा, इसमें आपके 36 से लेकर 38 तक की आपकी केस स्टडी आधारित होंगे, यानी कि आपको मान लो केस स्टडी होंगे। ठीक है, जैसे कि पैसेज टाइप होते हैं ना, वैसे पिक्चर टाइप डायग्राम टाइप आपको दे दिए जाएंगे, और ये एक पैसेज होगा वो 4 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरीके से जो 4 नंबर का होगा उसमें पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा नहीं पहला पैसेज, और पैसेज में आपके 3 पॉइंट्स दिए होंगे, वो 3 पॉइंट्स आपके इस तरीके से 1-1 और 2 नंबर के में डिवाइड होंगे। इस तरीके से एक पैसेज आपका 4 नंबर का हो जाएगा। इसी तरीके से 3 पैसेज आपके दिए होंगे। और बाद 8वें क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य है, और खंड बी में 2 प्रश्न होंगे, खंड सी में 2 प्रश्न होंगे, और खंड डी में 2 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको विकल्प दिया हुआ कि ऊपर वाला करा फिर नीचे वाला। और जो आपका ई है, ई में सभी 2 अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया हुआ है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से बोला गया है। और एक और चीज़ बोलेगी कि साफ सुथरी आकृति आपको बनानी, जो भी डायग्राम दिया हुआ आकृति बनानी दी हो उसको साफ सुथरी बनाना है। और यहाँ पे देखते यदि दिया न गया हो कि ये आपका क्या है 22/7 की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये पाई के स्थान पर इस तरह से बोला है। कैलकुलेटर का उपयोग आप नहीं कर सकते, तो वो ले जाने की गलती बिल्कुल मत करना। ये सेम इंस्ट्रक्शन बेसिक वाले और सेम इंस्ट्रक्शन आपके स्टैंडर्ड वालों के लिए, तो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों देख लेना। सेम इंस्ट्रक्शन आपको ऐसे ही फॉलो करने हैं। आप करते हैं पेपर स्टार्ट, आप समझो ध्यान से। बात है खंड क्या पे, इसमें बोला गया खंड क्या, ये 20 प्रश्न होंगे, इसमें पहले एक अंक के होंगे सारे। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। पहला क्वेश्चन, यदि HCF है यहाँ पे 96 और 104 दिया हुआ है, जिसका HCF का जो मान है वो 8 आया, तो यहाँ पे HCM है 96 104, इसका क्या होगा आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो ये आपको रफ में सोल्व करना है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो HCM है उससे हम इस तरीके से लिख सकते हैं A और B। ठीक है, HCM कैसे लिख सकते हैं, HCM लिख सकते हैं A और B, और HCF ही जो आपका होता है वो होता है A और B, होता है ना ऐसे। तो इस तरीके से जब हम इसको लिखे पूरा, तो ये A गुणा में B हो जाता है, क्योंकि HCF भी होता है A B और HCM भी होता है A और B, तो इसलिए हम इसे A गुणा में B लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे A गुणा में B, और जो हमारा HCF है वो आया था 8, तो लिख देंगे 8 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद हमारा A कितना है 96, क्योंकि हमें शुरू वाली A होती है वो हमेशा शुरू वाला होता है, यानी 96 होता है A, तो ये हो गया। B होगा हमारा 104, समझ आ गया। उसके बाद इक्वल में होगा 8, तब ये इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, एलसीएम का मान निकालना है, तो नीचे हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 96 गुणा में 104। ठीक है, और डिवाइड बाय 8 इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको काट देंगे। ठीक है, इसको काटेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो 96 गुणा में 13, तो हमारा मान कितना आया 1248। ठीक है, तो ये हो जाएगा C करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से C हो जाएगा करेक्ट। बस इस तरीके से सोल्व करना है।
समझ आ गया। उसके बाद अगला दूसरा, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी सी माइनस में सी के शून्यांकों का गुणनफल, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है तो ए इक्वल नहीं है 0 के। तो सिंपल इसमें बोला गया बहुपद आपको दिया हुआ है और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो इस तरीके से दिया गया, ए बी सी वास्तविक संख्या है, जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं है, इस तरीके से बोला गया। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जो अचर पद है वो होगा सी। ठीक है, अचर पद कितना होगा सी, और जो एक्स का गुणकांक होगा वो ए होगा। ठीक है, एक्स का गुणकांक ये रहा है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें जो हल होंगे वो आपका -c/1 होगा। तो सिंपल है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, उसके बाद तीसरा द्विघात समीकरण है 3x² दे सकते हो 3x, उसके बाद -6 प्लस में 1 इक्वल में 0 का विविक्त कर है, यहाँ पे विविक्त कर बताना है इसका। ठीक है, द्विघात समीकरण का। तो इसमें आपको पूरा सोल्व करेंगे। तो कैसे, तो देखो जो विविक्त कर होता है उसमें क्या होता है फॉर्मूला, b² प्लस में 4ac इक्वल में 0, ये होता है विविक्त कर का फॉर्मूला, b² माइनस 4ac इक्वल में 0। तो अब इसी को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो b आएगा, तो b होता है हमेशा ये होता है इस साइड का। ठीक है, ax माइनस में bx प्लस में c, इस तरीके से होता है। तो a हमारा 3 है, b है -6 और c है 1, इस तरीके से। तो b कितना है हमारा 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -6, ठीक है, स्क्वायर, समझ आ गया। उसके बाद माइनस में लिख देंगे 4, a कितना है हमारा 3, तो ब्रैकेट में 3, उसके बाद हमारा c कितना 1। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 6 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो -6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 कितना आएगा, 6 का आएगा आपका 36, तो ये हो जाएगा 36, समझ आ गया। तो इस तरीके से 36 हो जाएगा। और आगे हम इसे करेंगे तो यहाँ पे 4ac था। ठीक है, 4ac था, तो यहाँ पे a कितना था हमारा 3, c कितना था a, तो यहाँ पे 3 चौक 12, तो 12 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² माइनस में 4ac इक्वल में 0। तो b हमारा है 6, इस तरीके से 4, a हमारा है 3 और c हमारा 1, तो इस तरीके से ये है। ठीक है, इक्वल में 0, 6 6 36, फिर कर दूँ 3 चौक 12। ठीक है, इक्वल में 0, माइनस का है यहाँ पे 36, अब 36 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 24। तो सिंपल आंसर हमारा हो गया 24, तो ए हुआ करेक्ट आंसर। बस इस तरीके से सिंपल है, बस फॉर्मूला याद रखो, पुट करो, आंसर निकलाएगा। उसके बाद चौथा, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म के हल है। इसमें हल बताने जो थे, कितने हल होंगे, 2 हल होंगे, 3 हल होंगे, 1 होगा, अनेक होगा, कोई हल नहीं होंगे, क्या होंगे वो बताना है। ठीक है, तो रेखीय समीकरण युग्म के लिए जो हम फॉर्मूला का यूज करते हैं वो इस तरीके का होता है। कैसे, तो देख तो a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल में 0। ठीक है, एक ये होता है और एक इसका होता है a2 प्लस में x प्लस में b2y प्लस में c2, इस तरीके का होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़े भी होंगे। ठीक है, अभी तक आपको याद भी होंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना कि a1 इक्वल में a2, ठीक है, उसके बाद b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। तो a हमारा ऊपर वाला हो जाएगा, b हो जाएगा नीचे वाला, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 है हमारा 2 और नीचे 6, यहाँ पे जो a1 है और a2 है, इस तरीके से। तो इससे कट जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, तो a1 हमारा a2 है कितना आया 1/3। तो याद रखना a1 a2 क्या है 1/3। अब उसके बाद b1 अपन में b2 करेंगे, तो b1 अपन में b2 है, इसको करेंगे तो 3 9, 3 एकम 3 3 3 9, ये भी आया 1/3, कितना है 1/3 आ गया, सिंपल। अब उसके बाद c1 अपन में c2 करेंगे। ठीक है, c1 अपन में c2, ये देखिए, तो c1 कितना है -7 और c2 कितना 15, क्योंकि ये चढ़ा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ये। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद इसको करेंगे 100, तो ये तो होगा ही नहीं 100। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो इसका जो फॉर्मूला था a1 अपन में a2 इक्वल है हमारा b1 अपन b2 और नॉट इक्वल है, ठीक है, c1 अपन में c2। तो इस तरीके से हम देखें तो इसमें केवल एक ही हल होगा, तो इसमें हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, केवल एक ही हल होगा, इस तरीके से। समझ आ गया। उसके बाद अगला करते हैं 5वां, और ये बार 5वें में देख सकते हो, 2 अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक HCF है। तो इसमें 5वें बताने क्या है समापवर्तक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो 1 होगा, क्योंकि 3 का HCF कितना होता है 1 गुना में 3। ठीक है, 3 का 5 का होता है 1 गुना में 5, तो सिंपल कितना होगा 1। तो इस तरीके से सिंपल आ जाएगा आंसर A
1, ठीक है, इस तरीके सिंपल है। उसके बाद छठा, मूल बिंदु से बिंदु 4 और -3 की दूरी, इसमें दूरी बतानी है क्या है, ठीक। और तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपका क्या होता है q x1 इसमें y1, ठीक है, इस तरीके से होता है। और इसमें जो p होगा हमारा हो जाएगा x2 और y2, ठीक है, इस तरीके से होता है जो फॉर्मूला q और p, क्योंकि दो बिंदु है ना, मूल बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है, तो मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी इतनी बताइए, इतनी है, ठीक है। तो इस तरीके से q x और y होता है, p कितना होता है x2 और y2, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें दूरी निकालना है तो जो ये पी क्यू होता है इसका फॉर्मूला, दूरी निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इस तरीके से होगा पी क्यू इक्वल में x2 माइनस में x1 डिवाइडेड बाई 2, और सेम ऐसे ही होगा प्लस में y2 माइनस में y1, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको साफ लिख दे तो ये होगा इस तरीके से, देख लो पी क्यू इक्वल में इस तरीके से लिख देंगे। अब उसके बाद होगा इसमें x2, उसके बाद क्या होगा माइनस में x1, उसके बाद प्लस में y2 माइनस में y1, बस इतना ब्रैकेट में अंदर, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। अब इसमें संख्या पुट कर देंगे क्योंकि x2 हमने माना कि जो p है हमारा वो है 4 - 3, ठीक है, और हमने q माना हमारा है 0 0, क्योंकि 4/3 है तो हमने p मान लिया ये है, और q मान लिया 0 0 है, तो p हमारा था x2 और y2, ठीक है, और हमारा ये है x1 और y1, इस तरीके तो संख्या में पुट कर देंगे। तो जो पी क्यू होगा हमारा, तो इसमें जो आएगा आंसर यहाँ पे देख सकते हो, तो इस तरीके से जो पी क्यू है इसमें हम पुट करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस में 0 2, ठीक है, और प्लस में 3, ठीक है, माइनस में 0, क्योंकि माइनस भी 3 यहाँ पे 3 है तो -0 2, बस इस तरीके से। अब इसको कर देंगे सोल्व, यहाँ पे कितना आएगा तो इसमें आ जाएगा आपका 4 चौक 16, क्योंकि 0 तो 0 रहेगा सिंपल, ठीक है। उसके बाद 3 3 9, अब यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसमें आ जाएगा आपका प्लस में 9, और ये ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा, तो इस तरीके से। और 16 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 9 करेंगे तो 25, अब 25 का रूट कितना होता है 5, ठीक है, 5 5 25, तो इसलिए सिंपल आ गया हमारा 5 इकाई, सिंपल इस तरीके से होगा, समझ आ गया। और बाद 7वां, समांतर श्रेणी आपकी AP, इसमें 15 12 9 का 20वां पद है, यानी 20वां पद बताना है इसमें, ठीक है, समांतर श्रेणी में। तो 20वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, देखो, तो इसमें जो हमारा A है वो कितना है हमारा 15, यहाँ पे A कितना है हमारा 15, शुरू वाला A होता है, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें निकालना है D, कि D क्या हमारा, D निकालने क्या होता है, तो इसमें होता है B माइनस में C, इस तरीके से D निकालते हैं। तो 12 माइनस में 15 कितना आ गया हमारा D -3, तो A हो गया 15 और D हो गया -3, अब याद रखना, ठीक है, A हो गया 15 और D हो गया -3, और जो हमें N निकालना वो है 20वां पद, ठीक है, तो हो गया 20। अब इसका जो फॉर्मूला है निकालने का 20वां पद का, वो था क्या, वो था हमारा A प्लस में N माइनस में 1 D, इस तरीके से होता है फॉर्मूला। तो हमारा A क्या है हमारा, इसमें हमारा जो A है वो है 15, हमें पता ही है, और जो N-1 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 20 आ जाएगा N की जगह, तो इस वजह से लिख सकते हैं 19D, सिंपल, ठीक है। अब D है, D का तो मान हमें पता ही है कितना है -3, तो फिर प्लस में 15 प्लस में, ठीक है, 19 और -3, ठीक है, इस तरह से गुणा कर सकते हैं -3, तो 19 3 57, तो 15 माइनस में 57 क्योंकि -3 था, इसलिए 15 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -42, तो इसके से जो आंसर है हमारा वो -42 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा D -42 करेक्ट आंसर, सिंपल। उसके बाद 8वां, यदि किसी समांतर श्रेणी है AP का प्रथम पद 7 है और इसका जो 13वां पद है वो 35 है, तो समांतर श्रेणी AP का सार और अंतर बताना है। तो इसमें अंतर बताना है, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है प्रथम पद हमारा 7 है, A कितना है हमारा 7, ठीक है, और 13वां कितना है 35 का, तो सिंपल हमें D निकालना है पहले, ठीक है, इस तरीके से D है, तो हमें D नहीं पता, बस N पता है कितने 13वां, क्योंकि N होता है हमारा 13वां पद, ठीक है, तो चलिए हमें A पता है, N पता है 13वां है, और जो पूरा 13वें का पता है वो इक्वल है 35, इतना पता है, हमें D निकालना है, सिंपल D। आप फॉर्मूले में सिंपल पुट करोगे A प्लस में N-1 अपन में D, ठीक है, हमें D नहीं पता, A पता है कितना है 7, ठीक है, उसके बाद है
एन हमें पता है कितना है, इक्वल हम 35 रखेंगे क्योंकि इस पूरे का 13वें पद का आंसर है 35, ठीक, इक्वल 35 रखेंगे। तो ये होगा हमारा 7 और एन कितना है हमारा, एन है 35, तो 35 में हम कितना लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। एन कितना है 12वां, क्योंकि यहाँ पे 13वां पद है, जो 13वां होता है वो हमेशा एन होता है। तो यहाँ पे जो एन है इसे हम इसी से लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये है 13, 13 माइनस 1 12, तो 12 डी लिख सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा 7, तो देखो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका 7 प्लस में 12 डी इक्वल 35, इस तरीके से आ जाएगा सिंपल। अब ये इस साइड चला जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये 12 डी इक्वल में 35 माइनस 7, अब माइनस कर देंगे 35 में से 7 के कितना बचेगा 28, तो 28 हो जाएगा। और ये डी है, ठीक है, 12 डी, तो यहाँ पे गुणा में है तो नीचे से डिवाइड में हो जाएगा तो 12। अब इससे काट देंगे तो सिंपल जो हमारी इक्वेशन है होगी 4 × 12 4 × 7 = 28, 7/3 आ गया। तो डी कितना है हमारा, यहाँ पे देख तो ये रहा 7/3, तो इसलिए हो जाएगा एक करेक्ट आंसर सिंपल। इस तरीके से समझ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे पक्का। ये बार 90 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया आकृति में यदि डी ई है बी सी, ठीक है, इसमें बोला गया है ए डी कितना हमारा 1.2 सेंटीमीटर, डी बी कितना है 3.6 सेंटीमीटर और ई सी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी का मान निकालना है, इसका पूरे का मान निकालना है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए डी है बी डी, ठीक है, ये है इसके, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए डी है डी बी के, लिख सकते हैं ना, ये इक्वल है इसके, यानी ये पूरा इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आपको पता ही होगा है ना कि ये वाली होगी आपकी इसकी इक्वल होगी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है, ये इक्वल है ए डी अपॉन में डी बी की, तो आपको पता ही होगा। तो ए ही कितना है हमारा, ए कितना है 1, तो ये हमारा ये है 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा ए सी इक्वल में ए ई प्लस में ई सी, क्योंकि ये तो पता चल गया 1 है, ई सी हमें पता है ये कितना है 3, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, ए सी हमारा 4, सिंपल है, कितना आ गया 4। तो इस तरीके से बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद 10वां यहाँ पे देख सकते हो, ए में दिया 47, ई दिया 83 और सी दिया हमारे एंगल सी कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से 2 यहाँ पे है, ठीक है, ए बी और सी। उसके बाद यहाँ पे देखते हो डी ई और एफ, यहाँ पे ए हमें पता है 47, बी निकालना है, तो यहाँ पे देखते हो ई और बी इक्वल होते हैं, तो बी हमारा कितना आएगा 83, तो हमें ए पता चल गया 47 है, बी पता चल गया 83, तो इस पूरे का त्रिभुज का जो इक्वल आता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए हम तीनों को कर देंगे 180 डिग्री से इक्वल में, तो ए प्लस में बी प्लस में सी मतलब 180, इस तरीके से इक्वल में रख देंगे 180। तो ए पता है 47, ठीक है, बी पता आ गया 83, अब निकालना है सी, ठीक है 180। तो सिंपल इन दोनों को प्लस करेंगे है 47 और 83 को, तो कितना आएगा 47 और 83 को करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे 130, ठीक है, 130 प्लस में सी इक्वल में 180। तो 130 से इस साइड माइनस में आ जाएगा, तो सी कितना आएगा हमारा, सी आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हमारा 10वें का आंसर हो जाएगा 50 बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से 11वां यानी में साइन 30 cos 60 का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान हमेशा आपको पता होना चाहिए, मान आएगा हमेशा ए 1/4, तो इसका मान ज्ञात होना चाहिए आपको, ठीक है, क्या होगा तो 1/4 होगा। 12वां एक वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है इसमें पूछा गया है। तो एक की जो स्पर्श रेखाएं होती है वो होती है आपकी अपरिमेय रूप से अनेक, ठीक है, इसमें बोला है वृत्त की अधिकतम स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, अनेक हो सकती है, तो इसलिए डी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 13वां है, ये 13वां आपके लिए आंसर बताना क्या होगा, ठीक कमेंट में आंसर बताना। 5 मीटर लंबी छड़ी की छाया 2 मीटर लंबी है और उसी समय 12.5 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई मीटर में है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और बाद 40 इसे बोला है 10 स्क्वायर 40 को माइनस को स्क्वायर 60 का मान, इसका मान बताना है, ठीक है। तो इसमें मान निकालेंगे, तो हमें पता है 10 स्क्वायर 40 का कितना होता है 1 कोस 60 का कितना होता है हमारा 1 और 2, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है इस पूरे का, तो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला पता है 10 स्क्वायर 40 का कितना होगा, तो 1 हो गया ब्रैकेट में और 60 का कितना पता है ना वो क्या होता है, तो 1/2 होता है, ये भी होगा इसमें इस तरीके से। अब 1 एकम 1, ठीक है, माइनस में यहाँ पे 1/2 है तो 2, ठीक है, स्क्वायर कितना होगा 1/4, ठीक है। तो अब इसका डिवाइड कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 एकम 4, तो यहाँ पे बच सकते हो 4 माइनस 1, तो 3/4 आ जाएगा आंसर सी, ठीक है। तो सी होगा करेक्ट आंसर सी। 15 वो लगा है कि आपको एक वो दिया है वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है,
ए पी का मान दिया, ए पी और जो पी बी आई की दो स्पर्शरेखा है, ठीक है। इसमें जो ए पी पी है ये आपका एंगल दिया हुआ है 60 है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है सिंपली ओ, ठीक है, यानी आपको ए ओ पी इसका मान निकालना है। तो इसमें कोई भी हम एक रेखा गुजारेंगे, ठीक है, तो वो आपको दो अलग अलग बांट देगी, ठीक है, तो अलग अलग ट्रायंगल में बांट देगी। इस तरीके से बांट देने के बाद जो आपको होगा ये इस तरीके से कुछ दिखेगा, ए ओ पी। तो जब आपको पता है बांट देगी तो ये 90 हो जाएगा आपका। पी का मान निकालना है तो ये पूरे का 60 है, तो पी का निकालने के लिए आधा निकालने के लिए 1/2 से कर देंगे हम गुणा 60 को, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 करेंगे तो 30, यानी पी आ जाएगा हमारा 30। हमें ओ का मान निकालना है तो इसको पता है इस पूरे का इक्वल 180 होता है, तो इस पूरे को हम 180 के इक्वल लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 90 प्लस में 30 प्लस में ए ओ पी, बस इसका मान निकालना में आधे का, ठीक है। तो 180 के इक्वल रख देंगे। तो 9 3 कितना होगा 120, ठीक है, 120 एंगल ए ओ पी इक्वल में 180। तो 120 है, इसको 180 है, इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, प्लस है तो इस साइड का माइनस हो जाएगा। तो ये ए ओ पी है, ये इस तरीके से होगा 180 माइनस में 120। तो ए ओ पी का मान कितना आ गया हमारा 60। तो इस जगह डी करेक्ट आंसर इस तरीके से। और बाद 16 में बोला गया है पी है 0.96, तो पी नहीं है, इसका मान निकालना है। तो इसे हम 1 के इक्वल रखेंगे इस पूरे को, तो इस पूरे को 1 के इक्वल रखेंगे तो ये पी ई प्लस में पी ई नहीं है, इस तरीके से लिखा जाएगा ना। तो सिंपल है, पी हमें पता है तो 0.96 है, बस इसका मान निकालना है, ठीक है। तो 0.96 प्लस में यहाँ पे पी ई नहीं है इक्वल में 1, इस तरीके से रख देंगे। तो सिंपल है, जो पी ई है ये सट जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.96 है, यहाँ पे पी ई है, ठीक है, यहाँ पे है 1, तो ये इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस में 0.96 होगा, तो माइनस करेंगे तो 0.04 आएगा आंसर। इस तरीके से जो आंसर आएगा वो आएगा सी। बस सिंपल है, 1 की इक्वल रख के 0.96 को 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद 70 में बोला गया है बहुलक वर्ग, ठीक है, निम्न बंटन के लिए बहुलक वर्ग क्या है इसमें बोला गया है। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, तो इसलिए हो जाएगा 30 और 40, ठीक है, इसलिए हो जाएगा सी करेक्ट आंसर सिंपल। उसके बाद 18 में बोला गया एक बेलन है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला। सिंपल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। फॉर्मूला पता है 2 पाई आर एच। तो इसमें आर कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 3, ठीक है, एच दी हुई है हाइट, ऊंचाई कितनी दी है 14, बस तो पुट कर देंगे 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला 2 पाई आर एच। तो 2 पाई के मान कितना 22/7, ठीक है, आर कितना है हमारा 3 और एच कितना है हमारा 14, बस 7 दूनी 14, इस तरीके से 2 गुणा में 22 गुणा में 3 गुणा में 2, बस इस चारों को गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आएगा 2 6 4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, इसलिए हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर सिंपल। उसके बाद आखिरी के 2 कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गया है। उसके बाद 19वां 20वां क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला है। इसमें आपको इन चारों में से कोई एक आंसर बताने क्या होगा, ठीक है। ए में बोला गया है अभिकथन ए है और जो कारण है उसे आर नाम दिया गया है, ठीक है। अभिकथन ए कथन को क्या नाम दिया ए, कारण को दिया है क्या आर। इस ए में बोला गया है कि ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को सही रूप से व्याख्या कर रहा है, ये है ए में। बी में बोला गया है अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन ये दूसरे को सही रूप से व्याख्या नहीं कर रही है, बोला गया है। और सी में बोला गया है अभिकथन ए सही है लेकिन जो कारण है वो आर है वो गलत है, ठीक है। अभिकथन डी में बोला गया है अभिकथन गलत है और कारण आर सही है, बस इतना बोला गया, इनमें से एक बताना है। तो 19वां करते हैं। 19 में बोला गया अभिकथन ए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 2 से विभाजित होता है, ये सही बोला, एकदम सही बात है। और कारण आर है 196 के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के घातकों का योग 4 है। इसमें बोला गया 196 है, ठीक है, इसकी अभाज्य गुणनखंड है उसके घातकों का योग 4 है। तो 196 क्या होगा, तो करेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 7, इस तरीके से होगा। तो ये दोनों एकदम सही है लेकिन एक दूसरे को सही रूप से व्याख्या नहीं कर, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना इसमें तो वो हो जाएगा आपका बी। दोनों तो सही है, एक दूसरे से व्याख्या नहीं कर रही होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद 20वां बोला आपको यदि 2 और 3 है ये किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक दिए है, यानी जो ए का मान है 2 है, बी का मान 3 है, इस तरीके से बोला गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुपद दिया गया ये। और कारण में क्या बोला गया, कारण में बोला गया ए और बी द्विघात बहुपद के शून्यांक, यानी ए और ये
शून्यांक जैसे ऊपर बोला गया था एकदम सही बात कह रहा है। और ये आपको बहुपद दिया गया, ये इस तरीके से दिया गया है। तो आपको इसको जो ये है 5x को इसको इस तरीके से लिखा गया है, और जो 6 है इसको इस तरीके से लिखा गया। तो a प्लस में 3 यानी 2 प्लस में 3 करेंगे तो 5 आ गया। ठीक है, a गुणा में b करेंगे यानी 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आ गया। तो एकदम सही है ये भी और ये भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से करना है। खंड ख, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो खंड ख ये आपका 5% होंगे, दो नंबर के। आप करते 21 इसमें बोला गया द्विघात बहुपद x² प्लस में 3x माइनस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। जब इसमें शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन होगा ऊपर वाला करो, नीचे वाला अथवा में दिया होगा, कोई सा भी कर सकते हो जो इजी लगे। तो हम ऊपर वाला करेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों 2 नंबर का है तो इसको करते हैं पूरा सोल्व। देखो आंसर देखो इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक अल्फा बीटा से और एक इस तरीके से। तो हम इजी मेथड बताएंगे ताकि आप पेपर में आराम से कराओ। ठीक है, 2 नंबर का होता है। तो आपको इस तरीके से हमें इसका द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते सिंपल लगा तो x² प्लस में 3x माइनस में 10। तो हमें पहले a b c निकालना अलग अलग। तो a आपका कितना होगा 1। ठीक है, b आपका कितना होगा 3, c होगा -4। ये तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, अब हमको इजी तरीके से करेंगे तो आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, इजी तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपको इस तरीके से निकालने के लिए आपको x प्लस में 3x माइनस में 10 है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो आपको ऐसी 2 संख्या को जोड़ना है जिससे आपका प्लस 3x आ जाए। तो इसको जोड़ने के लिए हम प्लस में 5x माइनस में 2x करेंगे तो हमारा प्लस का 3x आ जाएगा ना। कैसे, तो प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3 हो गया। 5 पे कौन सी संख्या प्लस की, तो प्लस 3 हो गया आ गया। तो अब ये देखो 2 अलग अलग इक्वेशन। ठीक है, ये अलग हो गया ये अलग हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन बाहर लेंगे। कॉमन क्या x, तो x बाहर आ गया, बाकी x प्लस में 5 हो गया वो ब्रैकेट में हो गया। इस तरीके से समझ आ गया, हो गया। अब सेम चीज आप इसमें भी करोगे, इसमें जो कॉमन है वो बाहर ले लोगे। जैसे इसमें 2 है तो 2 बाहर हो गया। अब इसमें 10 है तो इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस में 5 ही अंदर हो जाएगा। समझ आ गया, ये 2 इक्वेशन अलग होगी। अब यहाँ पे देखो, अब इसको और इसको एक मान लेंगे, इसको और इसको एक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बराबर एक जैसे है। ठीक है, सेम है तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको x और इसमें -2 है, इसको 1 लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, अब आपकी ये 2 आ गई, x -2 और x प्लस में 5 आ गया। अब यहाँ पे देखो x -2 है, अब इसको हम इक्वल 0 के रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2, पहली चीज। और दूसरी हम इसके इक्वल 0 रखेंगे तो हमारी दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी -5। तो इस तरीके से x की एक वैल्यू आ गई 2 और x की दूसरी आ गई -5। बस सिंपल, इस तरीके से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ये थोड़ी बड़ी इक्वेशन थी, इस साइड वाली बड़ी वाली थी, तब नहीं आपको नहीं करवाया, इसी मेथड में आपको समझा दिया। इस तरीके से करना है, कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके से कराना, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 22वां बोला गया है दोस्तों ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। ठीक है, AB आपका दिया है 24, BC आपका दिया है 7 सेंटीमीटर और साइन C का मान निकालना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करो नीचे वाला कोई एक करना आपको इन दोनों में से। तो हम ऊपर वाला सॉल्व करते ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, भी 2 नंबर का है तो करते हैं सॉल्व। तो देख सकते हो 22वां, इसमें आपको साइन C का मान निकालना है, क्या होगा साइन C। ठीक है, तो इसको इस तरीके लिखते हैं ना, P/H। ठीक है, P ऊपर H नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपका इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, ये रहा इस तरीके से। तो अब आपको इसमें आपको 2 चीज़ दी हुई है, एक तो इस साइड का दिया हुआ है, ठीक है 24 है, नीचे का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको आपको AC निकालना है। तो AC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो AC² इक्वल में AB² प्लस में BC²। ठीक है, ब्रैकेट में होगा, तो हमें AC निकालना है। तो हमारा AB कितना दिया हुआ है, A और B, ये आपका B है। ठीक है, तो AB कितना दिया है आपका 24, तो 24²। ठीक है, और BC कितना दिया है आपका 7, तो 7²। इस तरीके से हो गया। अब AC निकालना है तो 24 को 2 से करेंगे, यानी 24 को 24 से करेंगे तो कितना आएगा 576। ठीक है, और 7 को 7 से करेंगे 7 7 49। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आएगा। और 625 किसका होता है स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 25 का है, तो 25 आ गया आपका AC का आंसर 25। तो ये आपका AC कितना आ गया 25। सिंपल, इस तरीके से AC आ गया 25। अब आपको साइन C निकालनी है। तो P कितना आपका AB, P कितना है AB। तो जी आपका P है, ये आपका AB है। ठीक है, ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा हाइट। ठीक है, ये होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आपका जो AB आया
ये ए बी आपका 24 है। ओके, अब हमें ए सी निकालना है, तो ये ए सी, तो ये कितना आया। अब हमने जब ये पूरा निकाला तो ये 25 आया, इसका आंसर 25, तो आप गया 25, तो इसी के 24 और 25 हो गया आपका करेक्ट आंसर। सिंपल, बस इस तरीके से निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकालोगे आराम से हो जाएगा। मान लो आपको नीचे वाला निकालना होता तो आप नीचे वाले की संख्या को उल्टा कर देते इसको, ठीक है, तो आपका निकल जाता आराम से। मुझे इस तरीके से आपको करना है, समझ आ गया। अगला देखते क्वेश्चन। उसके बाद 23वां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 और -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो आपको एक निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें बिंदु 2 दिए हो, एक ये दिया, एक दिया है। तो आपको जोड़ने वाली जो रेखाखंड है उसको आंतरिक रूप से 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करते, तो इस तरीके से बोला गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से है कि ये रेखाखंड है, इस तरीके से लाइन, ये हमने मान लिया ए, ये हो गया बी, ठीक है, इस तरीके से हमने मान लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो बीच में है वो 3 और 1 है, 3/1, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे आपका 4 और 3 था, ठीक है, और यहाँ पे 8 और 5 था जो बी था, हमने ये 2 मान ली। ए को मान लिया 4 और -3, बी को मान लिया 8 और 5। अब इसमें जो 4 है ये आपका क्या होगा, जो 4 है वो आपका होगा x1, ठीक है, और जो 3 है ये आपका ये होगा y1, ठीक है, -3। आप सेम इसको x2 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे, ठीक है, हमें सोल्व करना है। तो इसमें आपका m दिया हुआ है 3, जो इस आगे वाले था, n दिया आपका दिया हुआ है 1, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से होगा। तो अब इसको जो सोल्व करने का फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले को याद रखें, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए निर्देशांक ज्ञात करने का, तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है, ठीक है। तो mx² प्लस में nx1, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो mx², ये x² क्या हो गया 8, ठीक है, m के साथ 8, क्लियर, इस तरीके से। तो m कितना है आपका 3, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो इस वाले को करने का है mx² प्लस में nx1, क्लियर, उसके बाद m प्लस में n, और दूसरा है इस वाले को सोल्व करने का my2 प्लस में ny1 और m प्लस में 3, इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। अब इसमें संख्या पुट करते हैं क्योंकि आपको m भी पता है कितना है 3, ठीक है, n भी पता है 1, x2 भी पता है, ठीक है, x1 भी पता है, y2 भी पता है और y1 भी पता है। तो आप इसको करेंगे तो संख्या पुट करनी है, ठीक है। तो m की जगह पे क्या आएगा 3, x² कितना था हमारा 8, तो 8, ठीक है, इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से आने के बाद उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अगले को जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n कितना आपका 1 और x1 कितना आपका 4, बस इस तरीके से आपको सारे जोड़ते चलना है। तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी। और इस वाला m कितना है 3, y2 कितना है आपका 5, ठीक है, n कितना है आपका 1 और y1 कितना है आपका -3, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इनको करेंगे, देख सकते हो 3 8 24 और 1 चुके 4, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे 3 5 15 और ये माइनस का 3 क्योंकि माइनस का है, और नीचे 3 और 1 4 और 4 हो गया। तो इस तरीके से 2 आ जाएगी हमारी, इस तरीके से, ठीक है। 24 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 4, 15 माइनस 3 और 4, ठीक है। अभी 24 और 4 को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो 12 आ गया। अब करते हैं 4 सत्ते 28, 7 आ गया, और 4 3 12, 3 आ गया, 7 और 3 ये आपकी आ गई 2, ठीक है। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कितना होगा 7 और 3, ठीक है, इस तरीके से हो गया करेक्ट, बस इतना ही करना था, ठीक है। इस तरीके से आपको ये ज्ञात करना होता है, समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 24 में बोला गया निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य अंक ज्ञात कीजिए, आपको माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया हुआ विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पे दी हुई है, ये विद्यार्थियों की संख्या 2 3 8 5 2, और ऊपर प्राप्त अंक कितने 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, ठीक है। आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करते किस तरीके से ज्ञात करना होता है पूरा देखते, और ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पक्का। तो आप देख सकते हो 24 माध्य ज्ञात करना है। तो पहले उसके लिए हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो मार्क्स को हम इस साइड लिख लेंगे, ठीक है। और जो f है, जो हमारी जो संख्या देनी चाहिए विद्यार्थियों की संख्या, वो आपकी होगी f1, ठीक है। तो fi होगी, तो हमें xi निकालना है। तो xi निकालने के लिए क्या करते हैं, तो xi निकालने के लिए जो ये 2 है इन दोनों को माइनस करते हैं, इस दोनों के बीच की संख्या होती है, ठीक है। तो 0 और 10 इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है, जो हमारा आता है x1, ठीक है। जैसे कि हमें जो x1 निकालना होता है कैसे निकालेंगे, तो 0 माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ गया, तो 2 पंजे 10 5 आ गया, बीच की संख्या कितनी 5। अगर आपको वैसे पता चल जाता है बीच में कितना आएगा, इसका बराबर आधा कितना होता है, इन दोनों को मिला के आधा कितना होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो संख्या होती है कितनी होती है आपको पता है, तो सीधे लिख दो। जैसे कि 0 10 के बीच में क्या है 5,
ठीक है। 10 और 20 के बीच में कितना है 15, ठीक है। 20 और 30 के बीच में कितना है 25, 30 और 40 के में 35, 40 और 50 45, तो इसे लिख दोगे जिससे आपका एक्स आई हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो उसके बाद आपको एक्स आई में एफ आई निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, इन दोनों को कर दोगे आप गुणा, ठीक है। 5 दूनी 10, 15 3 45, 25 8 200, 35 पंजे 175 और 45 दूनी 90 हो गया। अब इनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी 20 आ जाएगा। पूरा टोटल करोगे तो एक्स आई और एफ आई को टोटल करोगे तो 520 आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर। अब आपको निकालना है मीन यानी माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला आपका ये होता है, याद रखना, ठीक है। इस तरीके से होता है एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये याद रखना। और नीचे होता है एफ आई। इस तरीके से ये निकालते हैं फॉर्मूला, ये आपका नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये एफ आई एक्स आई ये कितना है टोटल 520 ये रहा, और ये एफ आई है इसका पूरा टोटल कितना है 20, तो यहाँ पे 20 ये रहा, ठीक है। अब बस काट देंगे, 0 से 0 गया, 2 से 26 हो गया, तो 26 आ गया आपका माध्य। बस क्लियर, माध्य आ गया। बस इस तरीके से आपको निकालना होता है, बहुत मुश्किल नहीं है। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बार फिर बता दूं। माध्य निकालने का ये होता है, मार्क्स इस साइड लिख दो जो भी आपको दिया होगा, और जो आपके नीचे जो संख्या दी होती है वो आपकी एफ आई होती है। एक्स आई निकालने के लिए जो मार्क्स जो भी आपको दी जाती है उनकी जो बीच की होती है संख्या वो होती है एक्स आई। इस तरीके से निकाल दोगे आराम से, ठीक है। 2 से डिवाइड करना होता है बस आपको इसको आगे वाले को, जिससे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 15 20 तरीके से आ गया। अब ये हो जाएगा एक्स आई। अब आपको निकालना होता है मीन, तो उसके लिए एक्स आई एफ आई निकालना होता है। तो इन दोनों को बस गुणा करना होता है आपस में, आमने सामने वालों को गुणा करोगे तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा एक्स आई। बस फिर एक्स आई एफ आई को टोटल कर दोगे तो ये आपके आ जाएगा नीचे, और एफ आई को निकालने के लिए इनको टोटल कर दोगे, नीचे एफ आई की आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। टोटल आपका आ जाएगा इस तरीके से, सिंपल, ठीक है। और ये फॉर्मूला भूल मत जाना, बस क्लियर। अब अगला करते हैं 25वां। तो 25वां आकृति में यदि यहाँ पे देखते हो जी ही है वो सी डी के बराबर है, जी एफ है वो सी डी के बराबर है, तो सिद्ध करना आपको ए एफ एफ डी है वो इक्वल होगा ए ई और ई डी के। तो इसमें इस तरीके से बोला है, क्या बोला गया, जो जी है ये सी डी बराबर है, तो यानी आपका जो ये जी और ई है, ये रहा जी ई, ये आपका सी डी के बराबर है, इस तरीके से बोला हुआ है, ठीक है। और इसमें जी एफ है वो सी डी के बराबर है, यानी इसमें जो जी एफ है ये सी डी के बराबर है, इसके बराबर है, इस तरीके से इसमें कुछ बोला गया, ठीक है। क्लियर, इस तरीके से बोला गया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आपको ये दोनों चीज़ निकालनी है। आप इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको दिया हुआ है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको इसमें दिया हुआ है। इसमें पहली चीज़ लिखते कहते हैं, तो इसमें पहले आपको गिवन लिखते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहली चीज़ आपको दी हुई है जी ई है वो सी बी के बराबर है, यानी जो आपका ये जी ई है, ये रहा जी ई, ये आपका इसके बराबर है, और जी एफ है ये इसके बराबर है। ये दो चीज़ दी हुई है, लिख देंगे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए एफ है वो एफ डी है, जो ये आपका ए एफ है और जो ये एफ डी है ये इक्वल है इसके, ठीक है। ये इक्वल है इसके, आपको ये सिद्ध करना है, ये ऊपर वाला इसके इक्वल है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रमाण, लिखते चलना प्रमाण। तो एंगल ए सी डी में जो आपका ए सी और डी, इसमें ए सी डी में, ठीक है। तो इसमें आपका जी एफ बराबर है सी डी के, जो इसमें आपका दिया हुआ है ये दिया है, लिख देंगे। तो आपका जो ए जी और जी सी होगा, यानी जो आपका ए जी और जी सी है ये इक्वल होगा ए एफ और इस ऊपर वाले एफ, ठीक है, एफ डी है। तो ये हो गया क्लियर, क्योंकि जी एफ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि ए जो आपका दिया हुआ है जी एफ है, ठीक है, जी एफ है ये इसके बराबर है, तो इससे हमें सिद्ध हो जाएगा कि ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है। हो गया क्लियर। तो हमें जो ये जो क्लियर होगा ये कौन सी प्रेमिस होगी, ये प्रेमिस 6.1 से होगा। अगर आपने प्रेमा पढ़ी होगी तभी आप इसको कर पाओगे। तो ये जो सिद्ध होगा प्रेमिस 6.1 से होगा। अब नीचे से ऊपर वाले का निकल जाएगा, उसके बाद सेम वैसे ही नीचे वाले का निकालना है ए बी सी का, ठीक है। तो एंगल ए बी सी का निकालेंगे तो इसमें क्या है, जी ई बराबर है सी बी के, तो इस अकॉर्डिंग जो आपका ए जी और जी सी है ये ई और ई डी के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, इस तरीके से क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेमिस 6.1 के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। इस तरीके से इक्वल हो जाएगा। हो जाने के बाद ये हमारी एक फर्स्ट आ गई और ये सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से हमें जो प्राप्त हुआ उससे क्या प्राप्त हुआ, उससे सिंपल ये प्राप्त हो गया कि जो ये है ये इसके इक्वल है, सिंपल। बस इस तरीके से शो करना, ज़्यादा झंझट का खेल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके 25वां हो जाएगा 100। अब अगला देखते हैं क्या है, ये आपका 6 पर्सन होंगे, इसमें 3 नंबर का 26 में आपको सिद्ध करना है। इस इक्वेशन को आपको सिद्ध करनी है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस में cot स्क्वायर इक्वल किसके है, sec स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो आपको सिद्ध करना है, तो आप सिद्ध करते हैं। तो इसको हम LHS ले लेंगे, LHS लेके इसको पहले सोल्व करेंगे, जिससे आपके इक्वल आपके सिद्ध हो जाएगा। तो करते हैं सोल्व।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको LHS मान लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए किसकी इक्वल होता है, sec स्क्वायर ए, क्लियर। और cot स्क्वायर ए किसकी इक्वल होता है, 1 प्लस में cot स्क्वायर ए किसकी इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के, क्लियर। तो इस तरीके से 2 समझ आ गया। तो हम आपको 1 प्लस में tan स्क्वायर ए की जगह हम sec स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। और cot स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे cosec स्क्वायर ए, इस तरीके से लिख दिया। अभी आपका इससे आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से हो जाएगा, हो गया। उसके बाद हम sec स्क्वायर ए को 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं और cosec स्क्वायर ए को 1 sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसको हम 1 प्लस में cos स्क्वायर ए और 1 डिवाइडेड बाय 1 sin स्क्वायर ए इस तरह से लिख देंगे, क्लियर। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे हम, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये डिवाइडर में हो जाएगा इस तरीके से। डिवाइड हो जाने के बाद sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन आ जाने के बाद जो sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है tan स्क्वायर ए के। तो भी tan स्क्वायर ए हो गया। अब जो tan स्क्वायर ए किसकी इक्वल है, sec स्क्वायर ए के, तो हो गया सिंपल। तो इसलिए HS है वो RHS के इक्वल हो गया सीधे। बस इस तरीके से निकालना होता है। बस आपका जो खेल होता है ये सारा खेल इनका होता है, ठीक है। आपको याद रखना है किसके क्या बराबर होता है। जैसे 1 प्लस में tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के। 1 प्लस में cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए के। और sec स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए के। बस इस तरीके याद रखो, पुट करो, आंसर आ जाएगा क्लियर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब अगला देखते हैं। उसके बाद 27वां बोला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। पासा होता है, पासे में कितनी संख्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये होती है। अब बोला गया 3 से विभाज्य एक संख्या नहीं जो 3 से भाग होती है, कौन सी होती है, 6। तो क्या होगा, 1/6। क्यों 6 क्यों होगा, क्योंकि टोटल 6 संख्या है तो 6 होगा। 1/6 आ गया इसका आंसर, क्लियर। और बोला एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बतानी है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है जो भाग नहीं होती है, 1 3 और 5। तो इस तरीके से कितना हो गया, 3, ठीक है। 3/6 ये हो गया दूसरे का। और इसमें बोला 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6। 5 से बड़ी संख्या 6 ही है तो 1/6 होगा। जो ये जो 6 लिखा है 6 इन सभी का इक्वल है। कितनी संख्या, एक पासे में कितनी संख्या होती है, 6 होती है। तो हो गया टोटल 6। और इसमें बोलेगा 3 से विभाज्य संख्या, 3 से जो भाग होती है कौन सी होती है, बस 6 ही भाग होती है। तो 1/6 हो गया जाएगा इसका आंसर। और एक अभाज्य संख्या जो भाग नहीं होगी तो इसमें कौन सी है, अभाज्य संख्या 1 3 और 5 जो 3 जो भाग ही नहीं होती किसी से, अपने से हुआ। तो 1 3 5 हो गया 3 संख्या, तो 3/6 हो जाएगा इसका आंसर। और जो तीसरा 5 से बड़ी संख्या ये 6 है, बस 1/6 इस तरीके से हो जाएगा। सिंपल नहीं, 1/6 इसका, 3/6 इसका और जो इसका 1/6, बस इस तरीके से करना है। 3 नंबर क्लियर 27वें में, ठीक है। उसके बाद 28वां में बोला गया एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है। तो हम ये सिद्ध करते हैं 28वें का, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया होगा, ऊपर वाला करो नीचे वाला कोई एक करना है, ठीक है। हम ऊपर वाला करते हैं ताकि कट नहीं भी बचेगा तो करते हैं। जो निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से होगा, डिस्टेंस का x2 - x1 डिवाइडेड बाय 2 y2 - में y1 डिवाइडेड बाय 2 रूट में, ठीक है। तो पहले इसको अलग से सोल्व करेंगे फिर इसको अलग से सोल्व करेंगे। पहले PA की दूरी निकालेंगे फिर PB की दूरी। तो इसमें जो आपका जो x1 और y1 है वो ये वाला है, x1 y1, और जो y2 है ये है, ठीक है। और ये x1 x2 है ये है 2, ठीक है। बस सिंपल है, पुट करेंगे इस तरीके से कि x2 की जगह पे क्या आएगा 2 और जो x1 है वो कितना हमारा x। ऐसे ही y2 कितना है -5 और y1 कितना है हमारा 0। तो इस तरीके से पुट करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही इसको अलग से पुट करेंगे, इक्वल रख के इसको, ठीक है। PB की दूरी सेम वही, x1 कितना है हमारा, x1 कितना है, x1 है हमारा x, x2 कितना है -2, ठीक है। अब y2 कितना है हमारा 9 और y1 कितना है हमारा 0। बस इस तरीके से इसको अलग से शो करेंगे। इस तरीके से रखने के बाद इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, और इसको करेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो देख सकते हो 2 दूनी 4 x स्क्वायर, ठीक है। 2 दूनी 4 4x, और यहाँ पे देख सकते हो 25 55 25 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो जाने के बाद ऐसे सेम इस तरीके को सोल्व करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद हम इन दोनों को प्लस करेंगे, देख सकते हो इस तरीके से हो जाएगा 2 दूनी 4। उसके बाद इसी के सारे 2 दूनी 4 x स्क्वायर और 2 दूनी 4 4x, ठीक है। और 5 55 25 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से इसका ही सोल्व हो जाएगा। हो जाने के बाद
अब इन दोनों में से यहाँ पे देख तो इसी लिखेंगे, यहाँ पे 4 अलग है 25 अलग है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस माइनस क्योंकि 4 है इस तरह जाके माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का ये प्लस का, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 29, तो ये हो गया 29, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस में 4x प्लस में 29 हो गया। क्लियर, सेम वैसे इस तरीके को करेंगे, 81 प्लस में 4 कितना होगा 85, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4x हो जाएगा इस तरीके से, और ये बात दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। अब ये इस तरीके से 2 हो गया, अब हम इसे रूट से बाहर निकालें तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से जो 2 है ये रूट से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सी अलग से इस तरीके से हमारी 2 इक्वेशन हो जाएगी अलग। हो जाने के बाद तो अब इसमें आप देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा ये, क्योंकि इक्वेशन हमने रूट तो काट दिया, स्क्वायर करके काटने के बाद इसमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारी 2 आएगी, माइनस में 4x प्लस में 29 और 85 यानी 85 प्लस में 4x आ जाने के बाद हम इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, 85 के पास और 4x को इस साइड ले आएंगे, तो लाने के बाद माइनस 4x माइनस में 4x कितना होगा माइनस में 8x, और 85 में से 85 में से 29 माइनस करेंगे कितना आएगा 56, तो यहाँ पे जो माइनस 8x आ गया और 56 आ गया। अब 8 को नीचे डिवाइडर में ले जाएंगे और इससे इसको काटेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा माइनस का, सिंपल, ठीक है, तो आपका 7 आ गया। तो हमारा जो पॉइंट है एक्स अक्ष पर एक तो आपका x 7 आ गया, ठीक है, y निकालना, y कितना आ गया आपका 0, सिंपल, समझ गया। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा सिद्ध, बस इस तरीके से हो जाएगा क्लियर। इस तरीके से सोल्व करना है, तो ये बुक में सोल्व अपनी कॉपी में सोल्व करके देखा, थोड़ा लंबा था, हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। फॉर्मूला सेम यही पुट करोगे और एक बार इसको निकालोगे एक बार इसको निकालोगे, हो जाएगा सिंपल। अब अगला देखते क्वेश्चन, उसके बाद 30वां, ये 30वां बुक में सोल्व करके देखना, अपनी कॉपी में सोल्व करके देखना और हमें बताना आपने सोल्व किया कि नहीं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद हम करते हैं अगला, तो अगला आपका 31वां क्वेश्चन, ठीक है, 30वां सोल्व करना अपनी कॉपी में। वही 31वां इसमें बोला गया है कि ऐसी दो संख्या है ज्ञात करने जिसका योग 25 और गुणनफल 156, इस तरीके से बोला गया है, ठीक है। 3 नंबर का है, उसमें ऑप्शन दिया ऊपर वाला नीचे वाला, तो हम ऊपर वाला करते हैं ताकि आपका टाइम भी बचेगा। तो 2 संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग 25 हो और गुणनफल 156 हो, ठीक है। आप करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो नंबर माने, एक को माना x और माना y, ताकि हम योग और गुणनफल निकाल सके, ठीक है। तो हमें योग निकालना है और गुणनफल निकालना है, तो हमें एक बार x प्लस में y लिख देंगे इक्वल 25 के, सबका योग आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो x प्लस में y कितना आ गया 25। अब हमें निकाला गुणनफल यानी गुणा, तो x गुणा में y इक्वल में 156 के रख देंगे इक्वल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हो जाने के बाद हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे इस वाले को, ठीक है। इस वाले को जब सोल्व करेंगे तो ये x है, ये नीचे आ जाएगा डिवाइडर में इस तरीके से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 156 डिवाइड बाई y आ गया। अब आ जाने के बाद हमें x की वैल्यू पता चल गई, x की वैल्यू पता चलने के बाद हम ऊपर वाले में इसको पुट कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाले में इसमें x प्लस में y में जब पुट करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू कितना है 156 डिवाइड बाई y, ठीक है, 156 y, तो 156 y प्लस में y इक्वल है 125 के ऊपर वाले में पुट करेंगे जब संख्या। हो जाने के बाद इस पूरे का हम इस तरीके से एलसीएम लेंगे, ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे प्लस करके, तो आपका y कॉमन हो जाएगा और 156 प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नीचे होगा ये जो y होता है इक्वल, इसके नीचे आपका 1 होता है, ठीक है। तो अब इन दोनों का जो बोल देंगे हम एलसीएम में, तो ये आपका y और ये 1 होगा तो इस पर y आ जाएगा, ठीक है, गुणा कर देंगे, सिंपल इस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो ये तो आपको करना आता ही होगा, इतनी बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। हो जाने के बाद अब हम इसको करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो ये है ये आपका इस साइड चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा 156 प्लस में y स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, और 25 y हो जाएगा, ये देख तो डिवाइडर में इस साइड जाके गुणा हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा 156 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 25y हो गया। हो जाने के बाद आपका ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, ये आपका बाहर हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, हो गया, सिंपल, समझाया। हो जाने के बाद हम इसको इस साइड ले आएंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये 25y साइड का माइनस में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 25y प्लस में 156 इक्वल में 0। हो जाने के बाद आपको 25 को ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको हम प्लस करें तो माइनस में 25 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढनी है आपको, तो होगा 12 और 13, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 25 का आएगा, ठीक है। तो माइनस में 12 और माइनस में 13, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा माइनस में 25। क्लियर। हो जाने के बाद आपको इन दोनों को अलग से ले लेना है, इन दोनों को अलग से ले लेना है, इन दोनों को अलग से, इन दोनों में से कॉमन अलग निकालना है, इन दोनों में से कॉमन अलग निकालना है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा, इन दोनों में होगा y, तो y आ जाएगा बाहर और y माइनस में 12 आ जाएगा अंदर। सेम इसमें हम क्या करेंगे 13 बाहर निकाल लेंगे और y माइनस में 12 अंदर हो जाएगा इक्वल 0 के, हो गया। तो अब ये 2 सेम होगी,
ठीक है, ये दो सेम होगी। अब इसको एक लिख लेंगे, लिखने के बाद इन दो को इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, y माइनस में 13 और y माइनस में 12 इक्वल में 0। ठीक है, अब ये y माइनस में 13 हो गया 0 इस तरीके से, और y माइनस में हो गया 12 इक्वल में 0। अब y की एक मान आ गया आपका 13, 13 कैसा है तो -3 है, -13 ये सट जाके प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 13 आ गया y, और इस तरीके से जो माइनस का 12 सड़ा के प्लस का हो जाएगा तो y 12 हो जाएगा। इस तरीके से 2 आ गया, एक तो y हमारा 13 आ गया और y हमारा 12 आ गया, इस तरीके से 2 गया सीधा। बस इस तरीके से सोल्व करना है, ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। बस आपको दो नंबर मान लेने हैं x और y, और योग का आ गया हो तो x प्लस में y इक्वल में रख देंगे जो भी योग होगा, और आपको गुणनफल का तो x गुणा में y इक्वल में आपका जो भी गुणनफल का मान होगा वो रख देंगे। बस फिर एक बार जो आपका गुणनफल है उसको सोल्व करेंगे, फिर योग में उसको पुट करके उसको सोल्व कर देंगे, आ जाएगा सिंपल। ठीक है, 2 आ जाएगी, बस इस तरीके से करना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाने के बाद जब हमारा y 13 आया और y 12 आया तो आ जाने के बाद हम इसे पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा y तो आ गया, हमारा x भी आ गया। ठीक है, तो हमें एक बार इस तरीके से निकाल, जब हम इसको पुट करेंगे तो पहले इसको निकालेंगे नीचे वाले को। ठीक है, निकालने के बाद हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, जब ऊपर वाले में पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की आई 13 और एक y की आई 12। अब जब भी दोनों चीज़ आ गई तो अब हमें दोबारा x का मान निकालना है। ठीक है, बस वो सोल्व करने के लिए हमने x का मान निकाला था, लेकिन हमें रियल में जो x का मान आएगा वो निकालना है। तो y का 12 और 13 आ गया, जब ये दोनों आ जाए 12 और 13, जब इसको हम y में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब y में हमने 13 लगाया तो ये आपका x प्लस में y है, तो ये आपकी जो यहाँ पे y की जगह 13 आ जाएगा, इक्वल 25 हो जाएगा। जब ये 13 है इस जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल 25 माइनस में 13, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12। और सेम वैसे ही x की जगह हम एक बार 12 रखेंगे। ठीक है, तो 12 आपका आ जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा x हो जाएगा 13। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, यानी एक बार जो y आया आपका 13 और 12 आया, और एक बार जो आपका x आया वो 12 और 13 आया, तो इस तरीके से दोनों सेम सेम हो गया। बस क्लियर, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद खंड का ये 5 नंबर की है, तो यहाँ पे हम 32वां देखते हैं। जो ये 32वां है आपके प्रेम में से आया है, समझा, 5 नंबर का प्रेम में आएगी, तो ये आपके 6.1 प्रेम है, इसको सोल्व कर लेना। जो भी आपके 6.1 6.2 जो भी ये प्रेम में है, इन प्रेम को जरूर पढ़ के जाना, 5 नंबर का पक्का पूछा जाएगा बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में। ठीक है, तब करते हैं 33वां, जिसमें आपको बोला गया है, ठीक है, 33वां बोला गया है आपको एक श्रेणी है जिसमें 31वां पद निकालना है, जिसका 11वां पद है वो आपको 38 दिया हुआ है और 16वां पद आपका 73 दिया हुआ है। तो इस श्रेणी में जो प्रथम 10वां पद का योग भी ज्ञात करना है। इसमें आपको 2 चीज़ याद करनी है, पहले तो 31वां पद ज्ञात करना है, और दूसरा आपको 10वां पद है यानी उसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, 2 चीज़ ज्ञात करनी है, जिसमें 11वां पद 38 दिया हुआ है, 16वां पद 73। तो इसको सोल्व करता है 5 नंबर का, थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा, इसलिए ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हम 10वां पद निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको निकालना होता है। पहले आपको जो फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले हम जो A11 आपका कितना दिया हुआ है 38, और A16 कितना दिया हुआ है 73, तो पहले हम D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए A प्लस में 10D, यानी जो इसका 11वां होता है 11वां पद, उसके पहले वाला पद लेते हैं, नहीं 10वां। ठीक है, तो A प्लस में 10D ले लेंगे, एक रख देंगे 38 के, पहली चीज़। और दूसरी आपके यहाँ पे निकालना है 16वां। ठीक है, 16वां पद आपको दिया हुआ है 73, तो इसमें हम D निकालेंगे, तो इसमें A प्लस में 15D इक्वल में 73 रख देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, उस बेस पर आपने ये लिखा है हमने। ठीक है, और आपको भी ऐसे ही लिखना है। हो जाने के बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से माइनस करेंगे तो A से आपका A कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -A प्लस का A, तो हो गया 0, कुछ नहीं बचा। और 10 है 15। ठीक है, तो 10 में से 15 आगे कितना बचेगा 5। ठीक है, 15 में से 10 गया कितना 5। ठीक है, इसी तरीके से होगा। और 38 है, इसमें 73, तो 73 में 38 गया कितना बचा 35। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ये और माइनस का तो इसमें से ये कट जाएगा। ठीक है, इसमें से 5D इक्वल में 35 आ जाएगा। तब D का मान कितना आएगा, तो D नीचे 5D है, ये नीचे जाके आपका डिवाइड हो जाएगा 35 के, तो D का कितना आएगा 7। तो D का मान आ गया, D क्या होगा हमारा 7। सिंपल इस तरीके से निकालना है D निकल गया। D निकलने के बाद आपको 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो 31वां पद कैसे निकालेंगे, तो आपका D पता चल गया। पहले आप A निकालोगे तभी तो 31वां पद निकालोगे, पहले A निकालो। तो A निकालने के लिए आपको A प्लस में 10D इक्वल में 38 कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमें 11वां पद दिया हुआ है, 10वां निकालना है, तो 11वां पद दिया हुआ है 10वां निकालने के लिए A प्लस में 10D इक्वल में 38 रख देंगे। ठीक है, तो हमारा D कितना है 7, तो बस
10 को 7 से गुणा कर देंगे तो 70 आ जाएगा, और जो आपका a प्लस में 70 इक्वल में 38 हो जाएगा। जो 70 है प्लस का इस जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल में 38 माइनस में 70 हो जाएगा। तो a हमारे क्या आया 38, जब आपने 38 है उसको 70 में से माइनस किया तो हमारे यहाँ माइनस का 32, तो हमारा a हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारा a आ गया 32। तो इस तरीके से डी हमारा 7 आया, ये आया हमारा माइनस में 32। अब निकाल लें 31वां पद। अब 31वां पद कैसे निकालेंगे, तो a प्लस में 13d, 31वां निकालें तो 13d लेकर चलेंगे। तो हमारा d कितना है 7, a कितना है माइनस में 32, बस पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 171 आएगा। नहीं, जो हमारा 31वां पद कितना है 171। क्लियर, बस इस तरीके से करना है, समझ आ गया, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। उसके बाद 34वां में बोला गया एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या आपको 7 दी हुई है और एक शंकु के आकार का है। ठीक है, इस तरीके से बोला गया, इस तरीके का आकार का, शंकु के आकार का, और आपको उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधोरित है, यानी जो अर्धगोला है उस पर ये टिका हुआ है, इस तरीके से टिका हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि आपको बनाकर दिखा दे। ठीक है, इस तरीके से होगा, उसके ऊपर ये टिका हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से टिका हुआ है। और इसमें बोला गया जो इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 31 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेमी है, यानी सेमी। तो इस खिलौने पर जो 5 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है तो आपके पास शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 दी हुई है, और जो त्रिज्या है ना, जो आपका शंकु है वो अर्धगोले पर टिका हुआ है, तो उसको पूरा जो पेंट करने का जो खर्चा होगा 5 रुपये प्रति 100 वर्ग का, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 5 नंबर का होगा। आप इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 34वां, इसको सोल्व करेंगे, इस तरीके से टिका हुआ है अर्धगोले पर। ठीक है, तो ऊपर का पूरा दिया हुआ है कितना है 24। ठीक है, तो इस तरीके से दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है 31 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको L निकालेंगे पहले हम। तो यहाँ पे L निकालने पे जैसे तो खिलौने का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो इक्वल होगा अर्धगोले का। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो पहले L निकालेंगे। तो L निकालने में क्या होता है, h² प्लस में r²। तो हमारा r क्या है 7, हाइट कितनी दी हुई है 24, तो हमें हाइट भी दी हुई है, r भी दी हुई है। ठीक है, तो दोनों को कर देंगे जिससे हमारा हल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24² प्लस में 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का कितना होता है 49। तो 576 प्लस में 49 करेंगे तो 625 जाएगा। 625 किसका होता है, ठीक है, तो किसका होता है 25 का, तो 25 को 25 करेंगे तो 625 आएगा, जिससे हमारा एल कितना आ गया 25। तो हमारा एल हो गया सिद्ध हो जाने के बाद हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु पृष्ठ का क्षेत्रफल को प्लस करेंगे, जब जाके हमारे खिलौने का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr², और जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना होता है πr है। तो 2πr और प्लस में πr है, इन दोनों में से πr अलग ले लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा सोल्व नहीं करना पड़ेगा इसको। तो πr हम बाहर ले लेंगे। अब बचा क्या 2r और इसमें l बचा। 2r, r कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है 7, l कितना दिया हुआ है 25, जो हमारा 25 आया बस, और πr इसको बाहर। अब जो πr है ये किसका होता है, पाई क्या होता है 22/7, r दिया हुआ है कितना 7, और अंदर जो r है वो वैल्यू कितनी आ रही है 7, और l कितना है 25। बस सोल्व कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, बाहर आ जाएगा 25। ठीक है, बाहर 25 आ जाएगा, अंदर करेंगे 7 दूनी 14 और 25 का 25, और 14 25 को प्लस करेंगे कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 39। ठीक है, और बाहर हो गया 25, और 25 को 39 से हम डिवाइड करेंगे तो 858 आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ जाने के बाद हमें ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाने के बाद खिलौने का क्षेत्रफल पता चल गया 800, खिलौने का क्षेत्रफल पता चल गया कितना 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें 5 प्रति 100 वर्ग की दर से पेंट करने का खर्च बताना है कितना होगा। ठीक है, इस तरह से खर्च बताना है, तो 5 रुपये प्रति इक्वल में 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो ये जो 5 है ये हो जाएगा 100 के इक्वल। ठीक है, 100 एक वर्ग, यानी एक वर्ग का निकालना है, तो 5 प्रति जो रुपये 5 है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर पेंट करने का जो खर्चा होगा 5 रुपये होगा। तो हमें पहले एक वर्ग का निकालेंगे। एक वर्ग का निकालने क्या करेंगे, 5 को 100 से कर देंगे डिवाइड इस तरीके से। ठीक है, 5 इक्वल में 100 रख देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इक्वल में नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल में वर्ग, 1 वर्ग, यानी एक वर्ग का निकालना है, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 रख देंगे। तो हमें 858 सेंटीमीटर दर से पेंट करने का व्यय निकालना है। जो 858 सेंटीमीटर है दर से पेंट करने का खर्च कितना आएगा, तो 858 को इससे गुणा कर देंगे, इस तरह से गुणा में रख देंगे, सिंपल आ जाएगा। 858 गुणा में 5 कितना आएगा 4290 डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से इसको इससे काटेंगे तो हमारा 42.90 आ जाएगा। ठीक है, तो 42.90 पे हमारा लगेगा खर्च। सिंपल इस तरीके से खर्च आपको निकालना है। हो गया,
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से आपको करना है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 35वां, जो 35वां है 5 नंबर का है, ये आपका बुक में दिया हुआ है, बुक से ही आया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो समुद्र तल से लाइट हाउस, एक लाइट हाउस वाला आपका क्वेश्चन था जिसमें लाइट हाउस दिया हुआ था, समुद्र तल से दूरी थी, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है 35वां ये, तो उसको कर लेना, ठीक है, पूछा जाएगा। इस तरीके से आपका हो जाएगा अगला ये क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं खंड अड़े, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा, इसमें 3 केस आधारित क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के, ठीक है। 36 में बोला गया एक संस्था है जिसने कक्षा 10वीं के मेधावी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए एक परीक्षा आयोजित की, यानी एक संस्था है जिसने 10वीं के जो छात्र है उनको छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देने के लिए एक परीक्षा आयोजित की। तो इस परीक्षा में जो विद्यार्थी है वो 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करेंगे तो उन्हें 2000 प्रति विद्यार्थी 1 वर्ष के लिए प्रदान किया जाएंगे, 2000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसमें क्या करना है हमें, तो इस तरीके से हमें दी हुई है, अंकों का टेबल दिया हुआ है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या नीचे और प्राप्त अंक ऊपर दिए हुए हैं। तो हमें ये 3 चीज़ निकालनी है, 1 नंबर का होगा। जैसे देखते हैं, विद्यार्थियों को संगठन से छात्रवृत्ति के लिए मिलने वाली राशि ज्ञात करनी है, यानी राशि बतानी है कितनी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी राशि क्या होगी वो बताएंगे आगे, ठीक है। और यहाँ पे बहुलक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा लिखी है, ठीक है, ये करना है। तो अब हम विद्यार्थियों की संख्या है उसको छात्रवृत्ति को मिलने वाली राशि, जो विद्यार्थियों के जो संगठन है, यानी जो संगठन है वो छात्रवृत्ति के लिए मिलने वाली राशि ज्ञात करनी है, जो टोटल राशि वो कितनी देगा हमें वो ज्ञात करनी है। तो हम राशि देखते हैं, तो टोटल 6, ठीक है, तो 6 गुणा में 2000 कितना आएगा 12,000, जो टोटल राशि होगी क्योंकि 12,000 होगी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल। अगला देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो इसमें टोटल बोला 60 से अधिक, ठीक है, तो हमारा 6 हुआ है, तो 6 को कर देंगे 2000 से, तो हमारा 12,000 हो जाएगा विद्यार्थियों को मिलने वाली राशि, इसी से बोला गया, हो गया। और बहुलक वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ज्ञात करनी है, तो उच्च सीमा कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। तो जब भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ज्ञात करनी है तो जो बीच वाली संख्या होती है जो बीच में होती है इस तरीके से, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं जिससे हमारी अंतराल की उच्च सीमा आ जाती है। तो 40 + 60 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 100 डिवाइड बाय 2, यानी जो आपका हमारा आया वर्ग अंतराल आया उच्च सीमा का वो आ गया हमारा 50। तरीके से हो जाएगा क्लियर, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। यानी जो ये आपका वर्ग अंतराल है बहुलक वर्ग अंतराल इसकी उच्च सीमा ज्ञात करनी है, तो इसको हम जो ये 40 है और 60 है इन दोनों को प्लस करके और हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा आ जाएगा आंसर 50 इसका, ठीक है। अब इसका नीचे देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए और मध्य ज्ञात कीजिए। तो मध्य बहुलक का फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। तो हम पहले मध्य ज्ञात करते हैं, नीचे वाला करते हैं तीसरे में आपको यहाँ पे इस तरीके से टेबल दिया है, मध्य ज्ञात करना। मध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है, याद रख लो, ठीक है। तो इसमें आपका CF निकालने को तब दिया हुआ है, CF निकालना बिल्कुल आसान है। CF निकालेंगे जो पहले वाला होगा उसको ऐसे कैसे लिख देंगे 5, उसके बाद इसमें 5 में 8 प्लस करेंगे 13, 13 में 11 प्लस करेंगे 24, 24 में 4 प्लस करेंगे 28, 28 में 2 प्लस करेंगे 30, जिससे आपका CF आ जाएगा। आ जाने के बाद हमें इसमें N2 निकालना है। N2 क्या होता है, N क्या होता है, N होता है जो आखिरी संख्या होती है आपकी 30, ठीक है। तो 30 से 2 को आधा करेंगे, 30 का कितना होगा 15, जिससे हमारे ना आ गया 15 आ गया। और हमें L निकालना है, तो L निकालने के लिए आपको L निकालना है, तो L क्या होगा आपका 40। 40 कैसे होगा, ये पूरी है जो टेबल इसमें जो यहाँ पे देखते हो छोटी संख्या कितनी है 40, तो 40 हो जाएगा इस तरीके से L, ठीक है। H कितना आपका 20, 20 कैसे होगा, तो इसका जो बीच का होगा ना 60 में से 40 माइनस करेंगे जिससे हमारी आ जाएगी, ठीक है, H, तो H कितना आएगा 20, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो बस इसको कर देंगे 100 कर देंगे। CF कितना होगा, CF होगा आपका 13, 13 कैसे होगा, जो बीच की संख्या होती है आपकी इनकी जो बीच में होता है, ठीक है। तो बीच वाली के जो ऊपर वाला होता है वो आपको होता है CF, ठीक है, बीच वाला होता है उसके ऊपर होता है CF, ये याद रखना। तो इसी से सिंपल पुट कर देंगे, ठीक है, कर देंगे 15 माइनस में 13 कितना 2 डिवाइड बाय 11 गुणा में 20, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 40, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। हो जाने के बाद हम इसको करेंगे तो 20 दूनी 40 और 11 हो जाएगा डिवाइड बाय, ठीक है, 40 प्लस में 40 डिवाइड बाय 11, बस इसको इस तरीके से सोल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आ जाएगा हमारा 48, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 480 डिवाइड बाय 11, आप 11 को 480 से करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी, तो वो आपको सोल्व करके लिखते रहे, बस इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस संख्या में पुट करना है, इस तरीके से करना, मध्य ज्ञात हो जाएगा। तो मध्य बहुलक मध्य है, इनके जो फॉर्मूला याद करके जो है ना 100% आएगा, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 37वां, प्रियंका एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 19 में 3 पेंसिल
और 2 रबड़ की थी। तो प्रियंका की जो सहेली है रितु ने भी नई तरह की पेंसिल और रबड़ देने के बाद उन्हें 31 रुपए में उसी तरह की 5 पेंसिल 3 रबड़ मिली। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि 2 है, ठीक है, 2 सहेली, एक का नाम प्रियंका है जिसने 19 रुपए में 2 चीज खरीदी, 3 रबड़ और 2 रबड़ और 3 पेंसिल खरीदी जिसका मूल्य 19 रुपए है। और जो उसकी दूसरी सहेली है रितु, उसने भी सेम 2 चीज खरीदी, एक तो 5 पेंसिल और 3 रबड़, लेकिन उसने ज्यादा पैसे दिए 31 रुपए। तो आपको इसमें बताना क्या है, तो इसमें बताना है कि दोनों स्थितियां हैं उनमें 2 चर वाले रेखीय समीकरण लिखना है, 2 चर वाला रेखीय समीकरण लिखना है पहली चीज। और दूसरी चीज एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है। और तीसरी चीज 2 पेंसिल तथा 5 रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो ये तीनों चीज हमें ज्ञात करनी है, तो तीनों चीज ज्ञात करते हैं, चलो चलते हैं, ठीक है। 2 चर वाला रेखीय समीकरण लिखना है। तो माना पेंसिल की जो कीमत है वो x है और जो रबड़ की कीमत है वो हमने मान लिया y। तो यहाँ पे जो प्रियंका ने खरीदी थी 3 पेंसिल 2 रबड़, तो 3x प्लस में 2y इक्वल में 19, ठीक है, एक ये। और जो रितु ने खरीदी थी 5 पेंसिल, ठीक है, 3 रबड़, तो उसमें 5x प्लस में 3y 31 में 31, ठीक है, इक्वल में 31 रख देंगे इस तरीके से। तो ये आपके 2 समीकरण हो जाएंगे तैयार। तो बस इसमें समीकरण तैयार करना है, ठीक है, पहली चीज होगी। और दूसरी चीज में आपको क्या पूछा गया, दूसरे में पूछा गया एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको 3x प्लस में 2y इक्वल में 19 होगा, ठीक है, और जो 5x प्लस में 3y इक्वल में 31 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, तो आपको ऊपर वाले में 5 से ब्रैकेट में कर देना है गुणा, ठीक है, और नीचे वाले को 3 से गुणा, ठीक है। तो करेंगे तो इस तरीके से ऊपर वाले को 5 से गुणा कर देना है और नीचे वाले को 3 से गुणा कर देना है, जिससे आपका इस तरीके से 2 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। 15x प्लस में 10y इक्वल में 95 और 15x माइनस प्लस में 9y इक्वल में 93। बस इसमें से इसको जो ऊपर वाला है इसको नीचे में से माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस लिख देंगे। तो 15 में से 15 गया, कुछ नहीं बचा। 10 में से 9 में से 10 गया तो बचा y, और ऐसे ही 95 से 93 गया 2, तो y का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब हमें एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो पेंसिल की जो कीमत ज्ञात करनी है वो ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपका जो 3x प्लस में 2y था वो था 19 रुपये, ठीक है, यानी 3 और 2 थी, 3 पेंसिल 2 रबड़ का मूल्य था 19 रुपये। तो इसमें हम 3x प्लस में 2y इक्वल में 19 लिख देंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन तैयार की थी, ठीक है, समीकरण तैयार किया गया था। तो इस समीकरण में x का मान कितना आया, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो y कितना आया 2, तो बस 2 पुट कर देंगे। 3x प्लस में 2 गुणा में 2 इक्वल में 19, 2 दूनी 4, 19 का 19 आ जाएगा। तो बस 4 इससे चला जाएगा माइनस में, तो 19 में 4 गया 15 और 3x है, जिससे हमारे डिवाइडर में चला जाएगा 15 के नीचे। तो x का मान कितना आएगा 5। तो इसमें x का मान कितना आया 5, y का कितना आया 2, x का मान आया 5। तो इस तरीके जो पेंसिल की कीमत आई वो हमारी आई 5, क्योंकि हमने जो पेंसिल की कीमत मानी थी वो हमने मानी थी x, और जो रबड़ की कीमत हमने मानी थी y। तो इस तरीके जो पेंसिल की कीमत आई वो हमारे पे 5, ठीक है। इस तरीके से हमें निकालना है, सिंपल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया 2 पेंसिल और 5 रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका निकालते हैं दोनों का, ठीक है, क्या होगा। तो इसमें 2 पेंसिल की कीमत और 5 रबड़ की कीमत, इन दोनों को प्लस करना है। तो 2x प्लस में 5 है, क्योंकि हमने एक पेंसिल की कीमत मानी थी x, रबड़ की मानी थी y। तो 2x प्लस में 5 लिख देंगे। तो x कितना आया था हमारा 5, y कितना आया था 2, तो x की जगह 5 लिख देंगे, y की जगह 2 लिख देंगे। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो हमारा आ गया 20। बस 2 पेंसिल और 5 रबड़ की कीमत कितना है 20। तो इस तरीके से हो जाएगा सोल्व, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा सोल्व। और ये 38वां, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, बुक से ही आया आपकी एक्सरसाइज से। तो आप एक्सरसाइज को देख लेना। बस इस तरीके के क्वेश्चन थे, इसमें भी आपके इसी तरीके से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको सोल्व करके लिखने हैं, समझ आया। तो इस तरीके से आपका जो पेपर था हमने पूरा सोल्व करवा दिया है। तो इसी के क्वेश्चन आएंगे, इन क्वेश्चन को कर लेना और बाकी इनके मिलते जुलते क्वेश्चन कर लेना। फॉर्म में लेकर के जाना, कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के पास शेयर करना।